हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का जीपीएस एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार पुनः स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर, आप सभी का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का टीचर। अभी हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स में जैक बोर्ड एग्जाम 28 फरवरी यानी कल 2026 के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, अभी हम लोग जीपीएस एकेडमी पर कुछ देर पहले इकोनॉमिक्स क्लास 11th का लाइव क्लास चल रहा था, ले रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग सेकंड बुक का एमसीक्यू चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 5 तक पढ़ लिए थे, ठीक है। 6, 7, 8 का पढ़ाई नहीं हुआ था, वही अभी हम लोग देखेंगे। जो छूट गया है, बाकी रह गया है चैप्टर 6, 7, 8 सेकंड बुक का क्लास 11th इकोनॉमिक्स में, अभी हम लोग देख लेंगे। देखिए, ये वीडियो आपका वर्चुअल रहेगा, मतलब मेरा इमेज नहीं आएगा, मेरा फोटो नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में क्लियर आएगा। वीडियो को अंतिम तक देख लीजिएगा, आपका इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ाई क्लियर हो जाएगा। एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम बहुत मेहनत किए हैं, आप लोग भी मेरे साथ किए हैं, बहुत सारा वीडियो बनाए हैं। जो नहीं देखे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अभी फिलहाल क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चैप्टर 6 है रोजगार एवं बेरोजगारी, ठीक है। इसमें हम लोग रोजगार एवं बेरोजगारी के बारे में एमसीक्यू पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 1 नंबर पढ़िए। ये क्या बोल रहा है? लोग डैश के लिए आर्थिक कार्य करते हैं। बोलिए, लोग किस लिए आर्थिक कार्य करते हैं? देखिए समझिए, लोग ना, प्रत्येक लोग कोई न कोई आर्थिक कार्य करता है, मतलब आय रोजगार को पाने के लिए कोई न कोई काम करता है अपना दैनिक जीवन में। तो किस लिए करता है? आजीविका को चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए आर्थिक कार्य करता है। यानी कोई भी अपना आय रोजगार करता है, कोई दुकान चलाता है, हम पढ़ाते हैं, कोई डॉक्टर इलाज करता है। तो लोग मनोरंजन के लिए नहीं होगा, आराम करने के लिए नहीं होगा, दान करने के लिए होगा, आंसर होगा आजीविका के लिए। आजीविका, आंसर डी होगा, डी, कि अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जिंदगी चलाने के लिए, अपना घर को चलाने के लिए आर्थिक कार्य करता है। यानी आय रोजगार, धन कमाने के लिए अपना कोई ना कोई काम करता है। आंसर होगा आजीविका चलाने के लिए, आंसर डी होगा, डी। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए सवाल नंबर 2 को पढ़िए। देखिए 2 पढ़िए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन को किस नाम से जाना जाता है? बोलिए, सवाल 2 बोल रहा है वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एनएसएसओ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनएसएसओ को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग पढ़े हैं एनएसएसओ का नाम चेंज हो गया है। अभी क्या हो गया है? अभी हो गया एनएसओ। क्या हो गया? एनएसओ। बोलिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हिंदी में होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आंसर सी होगा, सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बोलिएगा इसका नाम चेंज कब हुआ है? तो 2019 में, याद रखिएगा 2019 में इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। एनएसएसओ बन गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आंसर सी होगा, सी। चलिए आगे बढ़िए, आगे सवाल नंबर 3 पढ़िए। 3 देखिए, 3 को पढ़िए। बोल रहा है कि कितने कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान को यानी संस्था को संगठित क्षेत्र के माने जाते हैं? बोलिए, कितने कर्मचारी को, माने कितने लोगों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान को, संस्था को संगठित क्षेत्र में रखा जाता है, संगठित क्षेत्र माना जाता है? तो देखिए आप लोग को हम पढ़ाए हैं 10 या 10 से अधिक लोग जब एक संगठन में कहीं एक जगह काम करेगा, उसको बोलेंगे संगठित क्षेत्र, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। जैसे एक स्कूल है, वहां पर 10 या 10 से अधिक टीचर नौकरी कर रहा है, पढ़ा रहा है, काम कर रहा है, उसको बोलेंगे संगठित। जैसे एक हॉस्पिटल है जिसमें 10-20 नर्स है, 10-20 डॉक्टर है, वो संगठित है। एक मॉल है, एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक शोरूम है, बात समझे, ठीक है, एक हॉस्पिटल है, तो इसको बोलेंगे संगठित क्षेत्र। संगठित मतलब ये मत समझिएगा कि सरकारी चीज नहीं, संगठित प्राइवेट भी होगा, सरकारी भी होगा, बशर्ते वहां पर 10 या 10 से अधिक लोग काम करना चाहिए संगठन में, ग्रुप में, समझे। तो क्या होगा आंसर? 10 या 10 व्यक्तियों से अधिक लोग जब एक जगह संगठन ग्रुप में समूह में काम करेगा, उसको बोलेंगे संगठित क्षेत्र, आंसर बी होगा, बी, आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे सवाल नंबर 4 को पढ़िए। देखिए 4 क्या बोल रहा है, पढ़िए। 4 बोल रहा है इनमें से संगठित क्षेत्रकों में लगे श्रमिक को चुनिए। देखिए सब श्रमिक है, याद रखिएगा, लेबर सब है, लेबर हम भी है, लेबर आप भी है, सब लेबर है, खाली काम का अंतर है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई मिट्टी काट रहा है, कोई ड्राइवर है, तो कोई दुकान चला रहा है। दुनिया में सब लेबर है, कोई संगठित में है, कोई असंगठित में है, समझे। तो यहां बोल रहा है इनमें से संगठित क्षेत्रकों में लगे श्रमिक को चुनना है। बोलिए, संगठित में क्या? जहां पर संगठन में काम होगा, ग्रुप में काम होगा, 10 या 10 से अधिक लोग काम करेगा, समझे। पढ़िए देखिए, एक रिक्शा चालक, इसका तो अपना काम है ना, इसको बोलेंगे स्वनियोजित।
मतलब खुद का मालिक, खुद का काम, ये तो आपका संगठित नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलिए। एक सरकारी अस्पताल की नर्स, हाँ, सरकारी अस्पताल में एक नर्स नहीं होगा, एक डॉक्टर नहीं होगा, वहां पर नर्स 20 भी होता है, 50 भी होता है डॉक्टर। ठीक है, 20, 50, 100 भी होगा, तो उसको बोलेंगे संगठित क्षेत्र, जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम करेगा। आंसर बी होगा, बी। आगे देख लीजिए। एक कपड़े का दुकान का कर्मचारी जहां 2 श्रमिक कार्यरत है, दो को होगा तो संगठित नहीं बोलेंगे, 10 या 10 से अधिक होना चाहिए। एक सब्जी विक्रेता, ये तो हो गया 100 नियोजित, ये अपना मालिक, अपना दुकान है इसका। संगठित होगा, क्या बोलता है, स्कूल हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा, मॉल होगा, शोरूम होगा, फैक्ट्री होगा, संगठित। समझे? चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए। सवाल 5 देखिए, 5, चलिए 5 को पढ़िए बढ़िया से। देखिए 5 बोल रहा है, देश की जनसंख्या का वह भाग जो वास्तव में कार्य कर रहा है अथवा कार्य करने के लिए इच्छुक है, क्या कहलाता है? बोलो। देखो, जो वास्तव में कार्य कर रहा होता है ना, उसको बोलेंगे कार्य बल। और जितना भी श्रमिक है, जितना भी श्रमिक है, चाहे वो कार्य कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, उसको बोलेंगे श्रम बल। बढ़िया समझिए। एक गांव में 500 को आदमी काम कर सकता है, एक गांव है जहां 500 आदमी काम कर सकता है, उसको बोलेंगे, क्या बोलता है, श्रम बल। लेकिन 500 आदमी में से 300 आदमी काम में लगा हुआ है, नौकरी मिला है या कोई काम मिला है, अपना रोजगार कर रहा है, दुकान चला रहा है, कोई मिट्टी काट रहा है, कोई लेबर है, कोई ड्राइवर है, कोई मोची है, किसी का दुकान है, किसी का नौकरी है, कोई किसी का खेती है, काम कर रहा है। तो 500 लोग श्रम बल है, यानी 500 को श्रमिक है, जरूरी नहीं कि सब काम करेगा। 500 में से 300 आदमी काम कर रहा है तो 300 कार्य बल है, कार्य में लगा हुआ है, और 500 श्रमिक है। समझे? तो श्रम बल मैंने क्या, श्रम बल मतलब कि जितना भी श्रमिक है, चाहे वह कार्य करे चाहे नहीं करे। और कार्यबल मैंने क्या, जितना भी श्रमिक का वह भाग जो वर्तमान में कार्य कर रहा है, कार्य में लगा हुआ है, कार्य में फंसा हुआ है, उसको बोलेंगे कार्यबल। तो यह बोल रहा है जो वास्तव में कार्य कर रहा है या कार्य करने के लिए इच्छुक है, उसको बोलेंगे कार्यबल। लेकिन जो कार्य कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, वो तो श्रमिक तो होगा, उसको बोलेंगे श्रम बल। समझे? याद रखिएगा, यानी 500 आदमी श्रम बल है और 500 में से 300 लोग काम कर रहा है तो 300 कार्य बल है। क्लियर है? चलिए आगे चलिए, आगे पढ़िए। चलिए आगे 6 पढ़िए। 6 को देखिए। 6 बोल रहा है कि निम्न में से कौन बेरोजगारी का एक कारण नहीं है? क्या बोला? इनमें से कौन बेरोजगारी का एक कारण नहीं है? पढ़िए। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अरे जब जनसंख्या बढ़ेगा स्पीड से, जैसे भारत देखो, भारत में देखिए जनसंख्या बढ़ रहा है तो सबको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, गरीबी है, ये तो होगा भाई। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। देखो भारत में ना अधिक लोग कृषि पे डिपेंड है, तो सबको खेती का काम नहीं मिलता है। ठीक है, सब लोग बढ़िया से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए धीमा आर्थिक विकास, जब भारत का धीमा आर्थिक विकास होगा तो बेरोजगारी तो होगा ही। ठीक है, जब भारत का धीमा आर्थिक विकास होगा तो बेरोजगारी तो होगा ही। ये बोल रहा है कारण नहीं है, बोला कारण नहीं है, तो बोलिए कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास। जब कुटीर एवं लघु उद्योग का विकास होगा ना, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग खुलेंगे, फैक्ट्री खुलेंगे, स्मॉल स्मॉल खुलेगा तो आदमी को रोजगार मिलेगा, इससे बेरोजगारी थोड़ी होगा, आदमी को रोजगार मिलेगा। लेकिन जनसंख्या अधिक बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ जाता है, गरीबी बढ़ता है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, सब लोग कृषि पर डिपेंड होगा तो सबको काम नहीं मिलेगा। धीमा आर्थिक विकास होगा तो बेरोजगारी होगा, गरीबी होगा। लेकिन कुटीर एवं लघु उद्योग का विकास होगा ना, जिससे रोजगार मिलेगा, इससे थोड़ा बेरोजगारी होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके। तो आंसर सी से रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी नहीं। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए। 7 देखिए, 7, 7 पढ़िए। 7 है कि अर्थशास्त्री किसे बेरोजगार मानते हैं? बोलो, अर्थशास्त्री लोग किसको बेरोजगार मानता है? देखो अर्थशास्त्री ने बोलता है यदि आप 1 घंटा भी या 10 मिनट भी, आधा घंटा भी चुपचाप बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बेरोजगार है। बात समझिए, आप उस टाइम के लिए, उस समय के लिए बेरोजगार हो गए। बेरोजगार का अर्थ यह नहीं कि हम एक दिन काम करने नहीं गए। समझे? चाहे आप एक दिन नहीं गए, चाहे आप 1 घंटा नहीं गए, आप बेरोजगार है। चाहे आधा घंटा काम नहीं कर रहे हैं, 1 घंटा नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार कहलाएंगे। समझे? देखिए, जिसे साल में 1 महीने का रोजगार भी नहीं मिलता है, अरे भाई ये तो बेरोजगारी है। लेकिन जरूरी नहीं कि 1 महीना नहीं मिलेगा तो बेरोजगार बोलेंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, जिसे सप्ताह में 1 दिन का रोजगार भी नहीं मिलता है, जिसे महीने में 7 दिन का रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसे आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का रोजगार भी नहीं मिल पाता है। हाँ, आंसर डी होगा, डी। ठीक है, 1 महीना 7 दिन चाहे 1 दिन, ये तो बेरोजगार है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। यदि आप 1 घंटा भी काम नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा आपको 1 घंटा भी, आधा घंटा भी, 20 मिनट भी, 10 मिनट भी, तो आप बेरोजगार कहलाएंगे। यानी अर्थशास्त्री लोग बोलता है कि कोई 1 घंटा चाहे आधा घंटा चाहे 10 मिनट खाली बैठा है, चुपचाप बैठा खाली, वो बेरोजगार कहलाएगा। आंसर डी होगा, डी। समझे? चलिए आगे 8 पढ़िए। 8 को देखिए।
आपको समझ में क्लियर आएगा। वर्चुअल वीडियो है, मेरा फेस नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आएगा। सबको देख लीजिएगा ताकि आपका 100% तैयारी हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर सब छूट गया था, समझे, रह गया, बाकी रह गया। देखिए 8, देखिए 8, भारत में अधिकांश श्रम बल निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? बोलो रे, भारत में जो अधिकांश लेबर है या अधिकांश आदमी है, व्यक्ति है, वह बोलो कौन सा वर्ग में आएगा? स्वनियोजित माने खुद का काम, खुद का मालिक, खुद का दुकान, खुद का अपना रोजगार, और नियमित श्रमिक, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। अरे बेसी तो सरकारी कर्मचारी नहीं है भाई, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी माने सरकारी हुआ चाहे प्राइवेट हुआ, उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। और नियमित श्रमिक, ठीक है, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा स्वनियोजित, यानी बेसी आदमी है अपना काम करने वाला, अपना दुकान, अपना कोई मास्टर है, अपना कोई डॉक्टर है, ठीक है, सीमेंट दुकान का मालिक है, कोई मोची वाला है, कोई जूता सिलता है मोची, ठीक है, कोई गाड़ी का पंचर बनाता है, मतलब अपना दुकान, अपना काम है, मतलब बेसी आदमी का अपना मालिक है, अपना काम है, उसको बोलेंगे स्वनियोजित। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए, 9 पढ़िए, 9। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? बोलो, इसके बारे में बात किए हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? क्या बोलेंगे उसको? अरे उसको बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलेंगे उसको? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसको हिंदी में बोलेंगे क्या? उसको हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। आंसर बी होगा, बी। आंसर होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आंसर बी होगा, बी। और यही जीडीपी में जब विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय को जोड़ देंगे तो बन जाएगा जीएनपी। देखो अभी आगे आएगा, चलो आगे पढ़ो, देखो आगे पढ़ो। 10 बोल रहा है, देखो 10 पढ़ो। 10 बोल रहा है सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब जीडीपी। इसका मतलब क्या है? जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मूल्य जोड़ देने पर प्राप्त होता है। माने जीडीपी में जब विदेश वाला को जोड़ देंगे ना, पता क्या बन जाएगा? बन जाएगा जीएनपी। क्या बन जाएगा? बन जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। याद रखिएगा, जीडीपी में जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे ना, बन जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आंसर सी होगा, सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब बोलेगा खाली देश वाला तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। देश में जब जोड़ देंगे विदेश वाला भी तो हो जाएगा जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आंसर सी होगा, समझे। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए। 11 पढ़िए, 11 पढ़िए। बेरोजगारी और डैश में प्रत्यक्ष संबंध है। बोलो रे, बेरोजगारी और किसमें प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट संबंध है? अरे देखो, जब होगा बेरोजगारी ना, जब आदमी को काम नहीं मिलेगा, बेरोजगार रहेगा, तो गरीबी बढ़ जाएगा, हो जाएगा निर्धनता। यानी जब होगा बेरोजगारी तो गरीबी होबे करेगा। तो बेरोजगारी और गरीबी में डायरेक्ट संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है कि यदि कोई बेरोजगार है, काम नहीं कर रहा, तो वह गरीबी भी होगा, वह गरीब भी होगा, निर्धनता होगा। आंसर ए होगा, ए। चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। अब आएगा सवाल 12, देखो 12, ये चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन है। चलो 12 पढ़ो। देखो 12 क्या बोल रहा है? श्रम बल एवं कार्य बल का अंतर होता है। अभी जस्ट बोले हैं कि जितना भी लेबर है जो काम कर सकता है, चाहे काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, लेकिन काम कर सकता है, उसको बोलेंगे श्रम बल। लेकिन श्रम बल में से जो वास्तव में कार्य कर रहा है, जो कार्य में लगा हुआ है, काम मिल गया है, चाहे नौकरी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, काम मिल गया, उसको बोलेंगे कार्य बल। क्या बोलेंगे उसको? कार्य बल। तो बोल रहा है श्रम बल एवं कार्य बल का अंतर क्या होगा? तो श्रम बल मतलब 500 आदमी जो लेबर है, काम कर सकता है, और कार्य बल मतलब 300 आदमी जो वर्तमान में कार्य कर रहा है। तो बोलो, जब 500 में 300 घटाएंगे, जब श्रम बल में कार्य बल का अंतर कर घटाएंगे, क्या बचेगा? बचेगा 200। अब बोलो 200 कौन है? 200 बेरोजगार लोग हैं जो काम नहीं कर रहा है। यानी 500 था श्रमिक, लेबर था जो काम कर सकता था, लेकिन उसमें से 300 लोग को काम मिला है, कार्य कर रहा है, तो 200 लोग जो बच गया वो क्या है? बेरोजगार व्यक्ति है। आंसर होगा बी, होगा बी, बेरोजगार श्रम, बेरोजगार लेबर सब बच गया, समझे। चलिए आगे चलिए, आगे चैप्टर 7 देखिए, 7। चलिए चैप्टर 7 है पर्यावरण और धारणीय आर्थिक विकास। क्या है? पर्यावरण और धारणीय आर्थिक विकास। थोड़ा पहले समझिए, हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। जैविक जो गया सजीव, यानी पेड़ पौधा, मनुष्य, कीट पतंग, पशु पक्षी हो गया जैविक घटक, उसको बोलेंगे सजीव। और दूसरा है अजैविक, मतलब निर्जीव, जैसे आपका पहाड़ हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, पवन हो गया, ये सब क्या है? अजैविक है, मतलब निर्जीव है, समझे। बोलेगा धारणीय आर्थिक विकास क्या है? तो एक ऐसा विकास जो लंबे समय तक बने रहे, जिसमें पर्यावरण को कोई हानि नहीं हो, समझे, उसको बोलेंगे सतत आर्थिक विकास। मतलब एक ऐसा विकास
जो लगातार लंबे समय तक चलते रहे, जिसमें पर्यावरण के किसी भी वर्ग को, चाहे पशु पक्षी, चाहे पेड़ पौधा, किसी भी माने पशु पक्षी मनुष्य को हानि नहीं हो, उस तरह का विकास को बोलेंगे धारणीय आर्थिक विकास। जो माने जिसका धारण क्षमता लंबे समय तक बने रहे, जो लंबे समय तक चलते रहे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, उसको बोलेंगे धारणीय आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास। समझे? चलिए आगे हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे सवाल नंबर 1 से। देखिए एक पढ़िए, पर्यावरण में शामिल है, पर्यावरण में सम्मिलित है, बोलो कौन सम्मिलित है? सभी जैविक घटक, जैविक तो है ही मैंने सजीव, सभी अजैविक घटक, निर्जीव भी है, तो सजीव निर्जीव दोनों है, आंसर सी होगा। सी आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। समझे? आगे पढ़िए। आगे सवाल 2 देखिए, दो पढ़िए। 2 है, निम्नलिखित में अजैविक तत्व है। क्या बोला? निम्नलिखित में अजैविक, जिसमें जान नहीं है, जो निर्जीव है, तो क्या बोले? देखिए जो निर्जीव है जिसमें जान नहीं है उसको बोलेंगे अजैविक। ठीक है? जैसे मिट्टी, वायु, पवन, सूर्य का प्रकाश, पहाड़, नदी, झरना। समझे? जैसे बोला सूर्य का किरण, देखो सूर्य का किरण क्या है? ये अजैविक घटक है, निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है। आंसर डी होगा, डी। बाकी देख लीजिए, वन में होता है पेड़ पौधा, ठीक है, ये जैविक है, पशु जैविक है, मत्स्य में मछली जैविक है। समझे? सूर्य प्रकाश क्या है? अजैविक है। आगे पढ़ो, चलो आगे देखो। 3 देखो, 3 सवाल 3 पढ़ो। आजकल विश्व के सामने 2 प्रमुख पर्यावरण समस्याएं क्या है? बोलो रे। आजकल माने आधुनिक जीवन में, वर्तमान में विश्व के सामने 2 प्रमुख समस्या क्या है? आप लोग जानते होंगे। ठीक है? विश्व के सामने पहला समस्या है, क्या बोलता है? वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, कि पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ पिघल रहा है। समझे? लगातार बाढ़ आ जाता है, अब पूरा टेम्परेचर पूरा गर्मी हो गया है। राजस्थान में, रेगिस्तान में, गुजरात में टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस हो जाता है गर्मी के दिन में। तो वैश्विक उष्णता यानी जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आपका सीएफसी हो गया, ये सब क्या बोलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस का मात्रा बढ़ता है तो पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो जाता है, उसको बोलेंगे वैश्विक उष्णता। ये पूरे विश्व में चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है। और दूसरा क्या है? ओजोन परत का क्षय हो रहा है। हम लोग लगातार एसी का और फ्रिज का प्रयोग करते हैं, उससे हानिकारक सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, जो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत को क्षय कर रहा है। तो दो समस्या है, एगो क्या है? एक तो है ओजोन अपक्षय और एगो है वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, और एगो ओजोन परत का क्षय हो रहा है। आंसर सी होगा, सी। यही 2 प्रमुख समस्या है। समझे? चलिए आगे बढ़िए। आगे चलिए 4 पढ़िए। 4 बोल रहा है ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है? ओजोन परत बोलो कहां पाई जाती है? तो लोग जानते हैं वायुमंडल की 5 परतें होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो जो 2 नंबर है समताप मंडल, यहाँ पाया जाता है ओजोन परत। याद रखिएगा, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, O3। ठीक है? ऑक्सीजन का O2, ओजोन का O3, जो समताप मंडल में पाया जाता है। आंसर बी होगा, बी। आंसर होगा बी, समताप मंडल में। ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। आगे चलिए 5 देखिए। 5 देखिए, ओजोन अपक्षय का कारण है। बोलो रे, ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है? ओजोन परत क्षय हो रहा है, हम लोग एसी और फ्रिज का उपयोग करते हैं ज्यादा, जिससे हानिकारक सीएफसी गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर क्या होगा? सी होगा, सी। ठीक है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हानिकारक गैस निकल रहा है एसी और फ्रिज से। ठीक है? चलिए आगे 6 देखिए। देखिए सवाल नंबर 6 क्या है? पढ़िए। त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है। देखिए, जब हम लोग अधिकतर क्या बोलता है एसी कार फ्रिज का प्रयोग करेंगे ना, तो उससे हानिकारक सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलेगा, जो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत को क्षय करेगा। तो बोलो ओजोन परत के क्षय होने से क्या होगा? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत पृथ्वी में आने से रोकता है, बचाता है हम लोगों को, जिससे हम लोगों को स्किन कैंसर नहीं हो पाता है, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को। यदि ओजोन परत लगातार क्षय होता रहे ना, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जब ओजोन परत क्षय हो जाएगा, जगह जगह हो जाएगा छिद्र, तो छिद्र से हानिकारक पराबैंगनी किरणें पास हो जाएगा और पृथ्वी की सतह में आ जाएगा, जिससे पशु पक्षियों को और मनुष्यों को त्वचा कैंसर होगा, स्किन कैंसर होगा। तो किस लिए होगा? पराबैंगनी किरणें आ जाएगा, क्योंकि ओजोन परत क्षय हो रहा है। आंसर डी होगा, डी। पराबैंगनी किरणें आने से त्वचा कैंसर होगा। समझे? चलिए आगे पढ़िए। आगे चलिए 7 पढ़िए। 7 देखिए, अपिको क्या बोला? क्या बोला? अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? देखिए, एक होता है चिपको आंदोलन, एक होता है अपिको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर कर्नाटक राज्य में कब रहे? 1983 में। ठीक है? चिपको आंदोलन कब आया था? क्या बोलता है? 1973 में। और 10 साल बाद आया कर्नाटक में अपिको आंदोलन। एकदम चिपको आंदोलन का जैसा ही है। अपिको मतलब होता है
पेड़ों को बाहों में भर लेना, यानी पेड़ों को काटने से रोकना, बाहों में भर लेना। और चिपको मतलब होता है पेड़ से चिपक जाना। ठीक है, कहां पर? कर्नाटक राज्य में 1983 में। बोलेगा चिपको आंदोलन 1973 में। कहां पर? उत्तराखंड के हिमालय पर्वत क्षेत्र में। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव में। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखना है। तो अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन दोनों क्या है? दोनों पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है, याद रखिएगा। दोनों क्या है? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है, मैंने पर्यावरण को, पेड़ पौधा को बचाने के लिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए। 8 पढ़िए, 8 देखिए क्या बोल रहा है। 8 बोल रहा है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, मतलब फ्रिज और एसी को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है किसका? CFC का। यही ओजोन परत को क्षय कर रहा है। आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आंसर होगा डी, होगा डी, आंसर डी होगा। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए। 9 देखिए, 9 है पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। जब पृथ्वी और समुद्र के वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि होगा ना, उसी बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता। टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरा गर्मी बढ़ रहा है, आदमी को जीवन जीने में कष्ट हो रहा है, समझे? आंसर क्या होगा? आंसर तुम्हारा सी होगा, सी। आंसर क्या होगा? सी। बोलेगा इसका कारण क्या है? कारण, तो कारण जब पूछेगा कारण क्या है, तो कारण बोलेगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ रही है। बोलेगा कारण क्या है, तो बोलेगा ग्रीन हाउस गैस की मात्रा वृद्धि। बोलेगा औसत तापमान में वृद्धि, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे वैश्विक उष्णता। आंसर सी होगा। बोलेगा कारण, तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा वृद्धि हो रहा है। बोलेगा ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन कौन है, समझिए। देखिए कौन कौन है, तो मीथेन है CH4। ठीक है, CFC हो गया आपका। उसके बाद और क्या होगा? आपका CO2 होगा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और क्या होगा? आपका मीथेन हो गया, CFC, CO2, CO, ओजोन भी है, O3 भी है, समझे? जलवाष्प भी है, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 भी है, समझे? चलिए याद रखिएगा ऐसा। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए। 10 देखिए, 10 बोल रहा है काली मिट्टी की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बोलो, अरे काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, गुजरात बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, इस सब में काली मिट्टी विशेषकर पाया जाता है कपास की खेती के लिए। कपास खेती, कपास, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होता है। आंसर सी होगा, सी, याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़िए, 11 पढ़िए, 11। बोलो, डैश की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। बोलो, किसका पूर्ति निरंतर बना रहता है? तो एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है गैर नवीकरणीय संसाधन। तो जो नवीकरणीय है वो नया नया बनते रहेगा, जैसे सूर्य का प्रकाश रोज मिलेगा। ठीक है, जल देखिए, जल क्या होगा? जैसे समुद्र या नदी का जल वाष्पीकरण हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर उड़ के जा रहा है, ऊपर में बादल बनेगा, फिर बादल बरसेगा। तो जल भी क्या है? नवीकरणीय है। जल हो गया, वन में पेड़ पौधा हो गया, समुद्र में मछली हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय है, नया नया बनते रहता है, कभी खत्म नहीं होगा, ये सब असीमित भंडार है, समझे? अब बोलेगा गैर नवीकरण क्या है? जिसका भंडार सीमित है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, प्राकृतिक गैस, कभी खत्म हो सकता है, समझे? तो खनिज संपदा गैर नवीकरणीय है। अब बोलेगा जल, सूर्य का प्रकाश, वन में पेड़ पौधा, समुद्र में मछली, कभी खत्म नहीं होगा, कीट पतंग, समझे? तो याद रखिएगा नवीकरणीय। देखिए बोल रहा है किसकी पूर्ति निरंतर बनी रहती है? निरंतर किसका पूर्ति होते रहता है? नवीकरणीय संसाधन का। आंसर बी होगा, बी। चलिए आगे पढ़िए, आगे देखिए, चलिए आगे देखिए। 12 देखिए, 12 पढ़िए। 12 बोल रहा है कि डैश निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। बोलो रे, किसका निष्कर्षण और उपयोग से लगातार समाप्त हो जाता है, लगातार समाप्त हो रहा है? सीमित भंडार, सीमित, जिसका भंडार सीमित होगा उसको बोलेंगे गैर नवीकरणीय संसाधन। आंसर बी होगा, बी, गैर नवीकरणीय संसाधन। खनिज, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, CNG, LPG कभी खत्म हो सकता है, समझे? आगे चलिए, आगे पढ़िए। 13 पढ़िए, 13। जानवरों की अपशिष्ट से कौन सी गैस निकलती है? हम लोग पढ़े हैं, जानवरों के गोबर से, अपशिष्ट से कौन सा गैस निकलता है रे? हानिकारक गैस निकलता है, मीथेन। आंसर होगा CH4, आंसर होगा CH4। इसी से बायोगैस, बायोमास बिजली बनता है, बायोगैस, समझे? चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए। 14 पढ़िए, 14 देखिए। ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में होती है क्या? कमी रे, कमी। ओजोन अपक्षय मैंने क्या? ओजोन परत का अच्छा है, ओजोन परत छिद्र हो रहा है, कहां पर? समताप मंडल में, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में आने से बचाता है। लेकिन हम लोग पढ़ लिख कर भी समझदार नहीं होते हैं, लगातार AC का, फ्रिज का उपयोग करते हैं, हानिकारक CFC गैस निकलता है, ओजोन परत को क्षय करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समझे? आंसर होगा ओजोन की मतलब क्या हो रही है? कमी हो रही, कमी। चलिए आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, देखिए आगे चलिए। 15 पढ़िए, 15। कंपोस्ट खाद बनाने में कौन सा जीव उपयोग किया जाता है?
देखिए कंपोस्ट खाद कहाँ बनता है, घर के पीछे रहे आसपास गड्ढा में, खेत में, जहां पर हम लोग जीव जंतुओं का अपशिष्ट, ठीक है, गोबर मल मूत्र को फेंक देते हैं, घर का बचा हुआ खाना, सड़ा हुआ कोई भी पदार्थ को फेंक देते हैं, वो गलता सड़ता है और खाद बनता है। उसमें मिलता है, ई मिलता है केचुआ, केचुआ जिसको हम लोग किसान का दोस्त बोलते हैं, किसान का दोस्त बोलेंगे केचुआ को, समझे। तो कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कौन सा जीव, तो केचुआ, केचुआ याद रखिए, केचुआ को पाला जाता है गड्ढा में, केचुआ को पालते हैं, जिससे जैविक खाद बनता है। क्या बनता है, जैविक खाद, क्योंकि ये जीव जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है, ये रासायनिक खाद नहीं है, फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये बनता है गड्ढा बनता है, खेत बनता है, खेत में। चलिए आगे पढ़िए, 16 पढ़िए, 16 देखिए, 16 पढ़िए। बोल रहा है वैश्विक उष्णता का कारण क्या है, कारण, आपको कारण पूछ रहा है। देखिए बोलेगा वैश्विक उष्णता का अर्थ क्या है, तो वायुमंडल और समुद्र के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। बोलेगा इसका कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस का मात्रा बढ़ रहा है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो रही है। आंसर ए होगा, ए, आंसर ए होगा, समझे, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा, ए। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए 17 पढ़िए, 17 17 देखिए, 17 बोल रहा है दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में डैश के ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है। देखिए दिल्ली में ना वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, एकदम दिल्ली एकदम गर्मी के दिन में भी धुआं धुआं दिखता है, पूरा अंधकार दिखता है, क्योंकि दिल्ली के आसपास आगरा में, नोएडा में बहुत सारा फैक्ट्री है जहां से काला काला धुआं निकलता है और दिल्ली को पूरा वायु प्रदूषित करती है। तो इसलिए दिल्ली का सरकार अभी बोल रहा है कि आप लोग गाड़ी में पेट्रोल डीजल का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि एक तो दिल्ली धुआं धुआं है ही, और आप लोग पेट्रोल डीजल केरोसिन का प्रयोग कीजिएगा तो और उससे हानिकारक CO2 गैस निकलेगा, CO निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो और धुआं होगा, आयो और वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, क्या होगा, और वायु प्रदूषण होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, गाड़ी में यूज कीजिए सीएनजी गैस, सीएनजी, आंसर बी होगा, बी, सीएनजी। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का प्रयोग। आजकल गाड़ी में देखिएगा सीएनजी एलपीजी का प्रयोग हो रहा है, अधिकतर सीएनजी का, आंसर बी होगा, बी, सीएनजी होगा। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए 18 देखिए, 18 पढ़िए, 18 पढ़िए, 18 बोल रहा है हरमन डेली कौन था, बोलो हरमन डेली कौन था, बोलो हरमन डेली कौन था। तो हरमन डेली ना एक पर्यावरणवादी और शास्त्री था, पर्यावरण संरक्षण के लिए, ये पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम किया था। ठीक है, हरमन डेली एक पर्यावरणवादी और शास्त्री है, ये पर्यावरण को लेकर के बहुत सारा काम किया है, इसके बारे में बहुत सारा बात बोला है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर पेड़ लगाओ, ठीक है, क्या बोलता है, पशु पक्षी जीव जंतु को संरक्षित करो, जैव विविधता का क्षरण मत करो, पेड़ लगाओ, मैंने पर्यावरण संरक्षण करो। आंसर होगा बी होगा, बी, पर्यावरणवादी और शास्त्रीय कौन, हरमन डेली, याद रखिएगा, आंसर बी होगा। चलिए आगे पढ़िए, 19 देखिए, 19 19 बोल रहा है भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, बोलो रे, भारत में सबसे अधिक बिजली मैंने ऊर्जा किससे होता है निर्माण, बोलो बोलो बोलो, भारत में सबसे अधिक बिजली यानी ऊर्जा का निर्माण किससे होता है, ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कोयला है, कोयला, सबसे अधिक बिजली कोयला को जला करके ताप द्वारा, हीट द्वारा, मशीन से बिजली बनाया जाता है, याद रखिएगा, ऊर्जा निर्माण का बिजली का सबसे बड़ा स्रोत कोयला है, कोयला, आंसर ए है। चलिए आगे पढ़िए, 20 देखिए, 20, चलिए 20 को पढ़िए, 20 बोल रहा है इनमें से कौन आर्थिक आधारिक संरचना का अंग, क्या बोला है, आर्थिक आधारिक संरचना, क्या बोला है, आर्थिक आधारिक संरचना, आर्थिक में क्या, जिससे आय रोजगार व्यापार होगा, जिससे भारत देश की अर्थव्यवस्था विकास करेगा, मजबूत होगा, किससे होगा, तो संचार से होगा, परिवहन से होगा, ऊर्जा बिजली से होगा, इनमें सभी होगा। ठीक है, यहाँ पर संचार बोले, परिवहन बोले, बैंकिंग बोले, ठीक है, ऊर्जा बोले, ठीक है, यातायात बोले, आंसर होगा डी होगा, डी, चाहे यातायात बोल दे, ठीक है, क्या बोल दे, चाहे आपको यातायात बोल दे, यातायात बोल दे, ठीक है, वो भी होगा, बैंकिंग बोल दे, ठीक है, क्या बोलेगा, आपको बैंकिंग बोल दे, बैंकिंग, वो भी होगा। इससे देश का आर्थिक विकास होता है, आय रोजगार का विकास होता है, समझे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आगे चलिए, आगे 21 देखिए, 21 क्या है, इनमें से कौन सामाजिक आधारित संरचना है, किससे समाज का विकास होगा, तो समाज का विकास होगा शिक्षा, स्कूल से, स्वास्थ्य हॉस्पिटल से, ग्रामीण आवास मान इंदिरा आवास, शौचालय से होगा, इनमें सभी सामाजिक विकास होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास से। और देश का आर्थिक विकास होगा सड़क से, रेलवे से, ऊर्जा से, संचार से, बैंकिंग से, नेटवर्किंग से, समझे। चलिए आगे पढ़िए, बोल रहा है, चलिए आगे देखिए 22 देखिए, 22 क्या बोल रहा है, वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बोलो बोलो रे, वायु प्रदूषण सबसे अधिक किससे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, CO2 से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, आंसर डी होगा, डी, आंसर डी होगा। चलिए आगे पढ़िए, देखिए 23 पढ़िए, 23 पढ़िए, बोल रहा है निम्न में से एक को गैर पुनर्नवीकरणीय संसाधन माना जा सकता है। आप बोलिए नवीकरण क्या होता है और गैर पुनर्नवीकरणीय क्या होता है।
देखिए नवीकरण जो नया नया बनेगा, ठीक है, नया नया बनते रहेगा, उसका भरण होते रहता है, कभी खत्म नहीं होगा, उसका भंडार अनंत है, सीमित नहीं है। अब बोलेगा गैर पुनर्नवीकरणीय, जिसका भंडार सीमित है, जो नया नहीं बनेगा, जो कभी भी खत्म हो सकता है। तो क्या बोल रहा है कि इनमें से किसी एक को गैर पुनर्नवीकरणीय संसाधन माना जा सकता है। तो वन बोल रहे, कभी भी वन जंगल खत्म होगा, पेड़ काटेंगे फिर बढ़ते रहेगा लगातार, वन कभी खत्म नहीं होता है, जल कभी खत्म नहीं होगा, सूर्य की किरणें कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन कोयला, खनिज, ये सब सीमित भंडार है, ये सब गैर नवीकरणीय है। आंसर डी होगा, डी आंसर डी होगा। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए 26 देखिए, 24, आगे चलिए 24 देखिए, 24 देखिए, 24 क्या बोल रहा है, पढ़िए। 24 है 24, भौतिक पर्यावरण में शामिल है, आपको हम पहले बोल दिए, एक होता है भौतिक, दूसरा होता है जैविक। भौतिक मैंने क्या, निर्जीव, ठीक है, मतलब भूमि, जल, वायु, सूर्य की किरणें, पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, ये सब। अब लगा जैविक क्या है, पेड़ पौधा, मनुष्य, जीव जंतु, कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा, समझे, मछली। तो याद रखिएगा भौतिक माने भूमि, जल, वायु, इनमें सभी होगा। आंसर डी होगा। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए 25 देखिए, 25, 25 पढ़िए, 25 देखिए, प्रकृति द्वारा पुनः भरण संभव होता है। बोलो रे, किसका पुनः भरण होते रहता है, मैंने नवीकरणीय, नया नया बनते रहता है, नवीकरणीय है। किसका, तेल का नहीं, खनिज का नहीं, किसका होगा, जल का होगा, जल का। आंसर क्या होगा, आंसर जल का होगा, जल। अरे तेल खनिज तो सीमित, कभी खत्म हो सकता है, लेकिन जल, सूर्य की किरणें, वन, समुद्र में मछली, ये सब कभी खत्म नहीं होगा, समझे। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, जल होगा, सूर्य की किरणें होगा, ये सब नवीकरणीय है, इसका पुनः भरण मतलब चलते रहता है सब, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चैप्टर 8 घुस गए। चैप्टर 8 का नाम क्या है भाई, देखो चैप्टर 8 का नाम है भारत का उसके पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से तुलना। क्या बोला, भारत का उसके पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से तुलना। तो तुलना कीजिए, चलिए हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है, हम लोग तुलना करेंगे, चलिए तुलना करते हैं। यानी इसमें भारत, चीन और पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है चीन में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बोलो। बोल रहा है चीन में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ। देखो भारत में हुआ था 1951 में, याद रखिएगा, भारत में कब हुआ, 1951 में। बोलेगा पाकिस्तान में तो 1956 में, याद रखिएगा, ठीक है। बोलेगा चीन में तो 1953 में, 1953। आंसर बी होगा, बी। ये हो गया इंडिया, भारत के लिए, ये हो गया भूखा नंगा भिख मंगा पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो इंडिया में 1951, पाकिस्तान में 1956, चीन में 1953, ठीक है, बीच में। चलिए आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है, देखिए दो पढ़िए, दो, ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना या ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चलाया गया था चीन में, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 1958 में, ठीक है। चीन में उद्योग का विस्तृत विकास के लिए, यानी विस्तृत औद्योगिकरण के लिए, ठीक है, विस्तृत औद्योगिकरण के लिए, मतलब उद्योग का संपूर्ण विकास के लिए, ज्यादा विकास के लिए, ताकि लोग बेसी निवेश करेगा, बेसी लोगों को आय रोजगार मिलेगा, देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, जीडीपी जीएनपी बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, समझे। तो याद रखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चलाया गया था कब, 1958 में, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, ठीक है। उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास करने के लिए, आंसर होगा बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना, उद्योग का विकास करना, विस्तृत औद्योगिकरण पर केंद्रित था। आंसर सी होगा, सी, आंसर सी होगा। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए, 3 देखिए, 3, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना क्या होगा, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का संबंध किस देश से है, तो चीन से है, 1958 में चलाया गया था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे चलिए 4 देखिए, 4, चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ, 1958 में हुआ। आंसर डी होगा, डी, 1958 में। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए 5 देखिए, 5, 1958 में चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से खेती करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। कृषि के इस स्वरूप को क्या कहते हैं या क्या कहते थे, उसको बोलेंगे, ऑप्शन ए होगा, ए, उसको बोलेंगे कम्यून, बोलेंगे कम्यून, क्या बोलेंगे, उसको कम्यून बोलेंगे, कम्यून, याद रखिएगा। देखिए चीन का सरकार बोला कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो लोग आपस में मिल बांट कर खेती कीजिए, समूह में ग्रुपिंग करके, ठीक है। पहले किसी का खेती कर दीजिए सबको मिलके, उसका जब हो जाएगा फिर दूसरा का सबको मिलकर कर देना है, फिर जब उसका हो जाएगा फिर तीसरा का मिलकर सबको कर देना है। इस तरह आप लोग को एक्स्ट्रा लेबर लगाना नहीं पड़ेगा, एक दूसरे का सहायता से खेती कीजिएगा, सामूहिक खेती। चीन में सरकार बोला 1958 में, इसी का नाम है कम्यून, नाम है कम्यून, इसका नाम क्या है, कम्यून है, कम्यून। आंसर ए होगा। चलिए आगे पढ़िए, चलिए आगे देखिए 6 पढ़िए, 6, 6 क्या बोल रहा है, पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बोलो, बोलो रे, पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ, 1956 में हुआ। आंसर डी होगा। बोलेगा भारत में 1951 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे चलो 7 देखो, 7, 7 देख क्या बोल रहा है, चीन में
आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? बोलो। चीन में आर्थिक सुधारों का शुरुआत कब हुआ? भारत में आर्थिक सुधार हुआ 1991 में। बोलेगा चीन में तो 1978 में, यानी चीन में पहले हो गया था 1978 में, 1978। ठीक है, बोलेगा भारत में 1991 में। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए, बोलिए। बोल रहा है पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था क्या है? भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था कैसा है? तो पाकिस्तान में भी ठीक है भारत के जैसा आधा पूंजीवादी है और आधा समाजवादी है, यानी आधा प्राइवेट है और आधा सरकारी है। ठीक है, उसको बोलेंगे मिक्स्ड, बोलेंगे मिक्स्ड। क्या बोलेंगे उसको? मिक्स्ड बोलेंगे, मिक्स्ड। उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित। आंसर सी होगा। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए। 9 देखिए, 9 को पढ़िए। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राष्ट्र कौन है? बोलो रे, इसके बारे में कौन नहीं जानता है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बोला है, ये नहीं बोला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बोलेगा, देश बोलेगा तो हो जाएगा भारत। पहले चीन था, अब हो जाएगा भारत। लेकिन ये नहीं बोला है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? पाकिस्तान में। देखो है तो अफगानिस्तान में, सबसे अधिक है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में ये 1 नंबर में है। 2 नंबर में कौन है? भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान, अधिक जन्म लेता है बच्चा का। ठीक है, हम 2 हमारे 4, हम 2 हमारे 8, हम 2 हमारे 10। आतंकवाद बनता है जब कोई काम धाम नहीं आता है, आतंकवाद बन जाता है। समझा? पाकिस्तान होगा, आंसर बी होगा। चलो आगे चलो, चलो 9 देखो। 9, एक संतान नीति लागू करने वाला देश कौन है? देखो एक संतान नीति लागू किया था चीन, किया था चीन। कब रे? 1979 में, जो अभी नहीं है, 2016 में समाप्त कर दिया गया, खत्म हो गया। याद रखिएगा, 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक संतान लेने की नीति चीन देश लागू किया था, चीन देश। कब रे? 1979 में। खत्म कब हुआ? 2016 में। अभी वहां पर 2-3 बच्चा ले सकता है, लेकिन 1979 से 2016 के बीच में 2 फैमिली, माता पिता 2 व्यक्ति 1 बच्चा ही ले रहा था, एक संतान ली थी, क्योंकि जनसंख्या बहुत बेसी बढ़ गया था, पूरा वायरस फैल रहा था, महामारी। ठीक है, चीन में, इसीलिए सरकार लागू किया था एक संतान लेने की नीति। आगे पढ़ो। 10 देखो, 10 बोल रहा है किस देश ने परंपरागत विकास नीति को अपनाया है? देखो चीन जो है ना, चीन जो चीन देश है ना, चीन का प्रमुख धंधा कृषि है, कृषि। तो चीन का सरकार ना परंपरागत विकास नीति को अपनाया है कि परंपरा से जैसे हम विकास कर रहे थे कृषि का, उद्योग का, सेवा क्षेत्र का, उसी तरह विकास करेंगे। तो चीन विकास के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। परंपरागत तकनीक के मामले में टेक्नोलॉजी विकास, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, वहां पर अधिक विकास है, अधिक टेक्नोलॉजी है। चीन का एक कहावत है कि असंभव को संभव बनाना कोई चीन से सीखे। आंसर सी होगा, सी। यानी चीन ने बहुत ऐसा चीज बनाया जो असंभव था लेकिन संभव किया है। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए। 11 पढ़िए, 11 देखिए। 11 क्या बोल रहा है? सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। क्या रे? जीडीपी। जीडीपी की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखो जीडीपी ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में विश्व में सबसे प्रथम देश है अमेरिका, यूएसए। याद रखिएगा, अमेरिका है सबसे प्रथम, 1 नंबर में। 2 नंबर में कौन है? चीन है। तो चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय है, द्वितीय। प्रथम नहीं है, द्वितीय है। पहले में अमेरिका है जीडीपी में नंबर 1, और दूसरा में कौन है? चीन है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे चलिए। 12 पढ़िए, 12 बोल रहा है भारत में सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? अरे भारत में अधिक लोग कौन क्षेत्र में काम करता है? जल्दी बोलो। कृषि में। किसमें? खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, कृषि। चलो आगे बढ़ो, आगे बोलो रे। बोल रहा है सार्क। ठीक है, सार्क, सार्क मछली नहीं है, पहले बोल चुके बहुत बार, SAARC। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल, क्या बोलता है, कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसमें 8 गो सदस्य देश है। 8 गो। कौन कौन रे? 8 गो कौन कौन है? देखिए समझिए बढ़िया से, देखिए 8 गो कौन कौन देश शामिल है। ठीक है, समझिएगा बढ़िया से, देखिए। पहला बात तो भारत है। ठीक है, पहला हमारा प्यारा इंडिया है, भारत। दूसरा पाकिस्तान भी इसमें है। तीसरा अफगानिस्तान है। चौथा नेपाल है। पांचवा बांग्लादेश है। ठीक है, छठा छठा तुम्हारा श्रीलंका है। और सातवां तरफ भूटान है, भूटान। ठीक है, भूटान है। और म्यांमार है, म्यांमार। याद रखिएगा, म्यांमार है। ये सब जो पड़ोसी देश है मिल करके 8 गो देश मिल करके एक सदस्य देश बना, 8 सदस्य देश मिल करके सार्क बनाया, सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, सार्क 8 सदस्य देश है। जब भी कोई देश में समस्या आएगा, बाढ़, सूखा, भूकंप, युद्ध, कोरोना महामारी, कुछ भी आएगा तो सबको मिल के निपटेगा। ठीक है, लेकिन ये बात पाकिस्तान समझता नहीं है, भूखा नंगा भिखमंगा लड़ते रहता है। ठीक है, चलिए 8 गो है, 8 कितना देश है? 8 सदस्य देश, 8 ठो। याद रखिएगा। अच्छा, बोलेगा कि इसका स्थापना कब हुआ?
इसका स्थापना हुआ है 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को, याद रखिएगा। बोलेगा इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नेपाल में है, नेपाल। नेपाल का राजधानी कहाँ है, काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू में है, काठमांडू में, याद रखिएगा, काठमांडू में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए 14 पढ़िए, 14 बस हो गया है और कुछ बाकी है। 14 देखिए, 14 पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। क्या है, सूती वस्त्र उद्योग, याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है। आंसर होगा इंग्लिश में, होगा इंग्लिश में टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। देखिए टेक्सटाइल्स मैंने घर का टाइल्स नहीं, घर का सरफेस का टाइल्स नहीं, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को बोलेंगे हिंदी में सूती वस्त्र उद्योग, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है। आंसर सी होगा, सी। चलो आगे पढ़ो, 15 देखो, 15 भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, हम लोग पढ़े हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4%, याद रखिएगा 2.4%, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। अच्छा बोल देगा कि भारत का जनसंख्या विश्व के जनसंख्या कितना परसेंट लगभग है, तो 17.5%, 17.5% लगभग है, याद रखिएगा 17.5%। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, आगे चलिए 16 पढ़िए, 16 बोल रहा है इनमें से किस देश में सर्वाधिक विकास दर रहा है, तो देखो इनमें से सबसे अधिक विकास किसमें है, चीन में, चीन में। देखो है तो रूस में, अमेरिका में, लेकिन यहाँ पर बोला है भारत चीन पाकिस्तान में सबसे अधिक विकास कहाँ है, तो चीन में, यहाँ पर चीन होगा ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे चलिए 17 पढ़िए, 17 17 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, बोलो। अरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो बेसी करता है निर्यात, तो याद रखिएगा चीन, चीन, चीन ना। देखिए चीन एक ऐसा देश है जिसका वस्तु का निर्यात लगभग हर देश में होता है, भारत हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, सिंगापुर, कोई भी देश हो, चीन का सामान जरूर मिलेगा, क्योंकि चीन का सामान सस्ता होता है, चीन का सामान आकर्षक डिजाइनदार होता है, कम लागत में होता है, सस्ता होता है, समझे। खिलौना, कलम, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, ठीक है, तार, प्लास्टिक, ये सब सब चीन में है। तो चीन सबसे बड़ा निर्यातक देश है, बेसी करता है निर्यात, सब देश में उसका सामान है चीन में। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए 18 पढ़िए, 18 प्रति व्यक्ति आय इनमें से किस देश में, देखो इनमें से बोला, इनमें से, ऐसे तो सबसे अधिक तुम्हारा अमेरिका, रूस हो जाएगा, ये सब देश होगा, समझे, लेकिन बोला प्रति व्यक्ति आय इनमें से किस देश में अधिक है, तो इनमें से चीन में है, चीन में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए 19 देखिए, 19 विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, तो विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है चीन में, होता है चीन में। सबका आंसर चीन होगा, लगभग लगभग चीन आंसर होगा। तो 1 नंबर चीन है, बोलेगा 2 नंबर कौन है, भारत है, भारत। कोयला में 2 नंबर भारत है, ठीक है, 1 नंबर चीन है। चलिए आगे पढ़िए, आगे चलिए 20 देखिए, शायद आपका यही अंतिम क्वेश्चन है, यही अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट 20 देखिए, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, क्या बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई में निम्न में से किस देश की स्थिति सबसे अच्छी है, बोलो रे, इनमें से कौन सा देश का मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई में सबसे बेहतर है, बोलो किसका, चीन का है, चीन का। आंसर चीन होगा, चीन, आंसर बी होगा, चीन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, तो फिर मिलेंगे हम लोग आंसर शीट में। अब कोई वीडियो नहीं बनेगा, जितना बना सबको देख लीजिए, पूरा पढ़ा दिए कंप्लीट, एकदम बढ़िया से देखिए, सारा क्वेश्चन फंसेगा, एकदम फंसेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप श्याम सुंदर सर के पास पढ़े हैं, ये याद रखिएगा, जो कभी कोई चीज छोड़ता नहीं है, सब पढ़ा देता है, ठीक है। कोई डरने का चांस ही नहीं है, कोई नहीं फंसेगा ऐसा कोई बात ही नहीं है, सारा फंसेगा, ठीक है। बस विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। चलिए।